अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि चाहे तो आप दिल के मरीज़ हैं और ख़ास तौर पे अगर अभी आपको दिल का अटैक बड़ा कोई नहीं हुआ, छोटा अटैक नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है। आपने 12 वो कौन से काम करने हैं कि जिनकी वजह से आप अपने दिल के अटैक के रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। जिस तरह आपने बढ़ाया है इसी तरह आप इसको कम कर सकते हैं। और अगर आपको खुदा न खासा पहले दिल का अटैक हो चुका है तो आप जहन में रखें कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें दिल का अटैक हुआ था, हमने तो एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करवाई है, स्टेंटिंग करवा ली है, हमने बाईपास करवा लिया है, तो अब हम सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों हमेशा जहन में रखें कि जिन वजूहात की वजह से आपको खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनके अंदर जो क्लॉट बना था वही क्लॉट आपके स्टेंट में दोबारा बन सकता है और ज़रूर बनेगा अगर आप वो चीज़ नहीं रिवर्स करेंगे, उसको वापस नहीं मोड़ेंगे जिसकी वजह से पहली दफ़ा क्लॉट बना था। इसी तरह से अगर आपने बाईपास के बाद आपको नई खून की नालियाँ लगी हैं आपके जिस्म से जो निकाल के लगाई जाती हैं, तो वो भी दोबारा बंद होने के चांसेस हैं। तो कौन से वो 12 काम आपने करने हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ये बड़ी अहम वीडियो है। इसी तरह से वो दोस्त जिनको पता चल जाए कि उनको तो हार्ट अटैक का रिस्क है, कैसे पता चल सकता है? बड़ा सादा है, बड़ा आसान सा काम है कि आपने क्या करना है कि अपना एक टेस्ट करवाना है जिसको हम कहते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। यानी पहले तो क्या होता था, एंजियोग्राफी करवाते थे तो वो एक कैथेटर डलता था, फिर बड़ा एक ऑपरेशन, मतलब लोग बड़े परेशान होते थे कि ये तो एक ऑपरेशन है। लेकिन अब क्या होता है कि अब एक एक्सरे की टेक्नोलॉजी है, जैसे सीटी स्कैन जो है वो एक्सरे की टेक्नोलॉजी है कि आप लेटते हैं, आपको एक दूधिया टीका वो लगाते हैं जिसको कंट्रास्ट कहा जाता है, उसके बाद आपको उस मशीन के अंदर से गुजारा जाता है ताकि आपके एक्सरे की जो है तस्वीरें ली जाती हैं और आपके खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनके अंदर कोई क्लॉट है नहीं है, कितना है क्लॉट, तो उसका पता चल जाता है। यानी किसी भी सर्जरी के बगैर, किसी भी कैथेटर को डाले बगैर। तो ये जो टेस्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका जो क्लॉट है वो 50% है, 60% है, 70% है, तो फिर भी आपने ये 12 काम करने हैं। इन 12 काम करने की वजह से चाहे तो आपको दिल को पहले मसला है तब भी फिर वापसी का अमल शुरू हो जाएगा। और अगर आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पे पता चल गया है कि आपको क्लॉटिंग है और खुदा ना खास्ता कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है और आप डरे हुए कि आपने स्टेंट भी नहीं डलवाना, तो ये 12 काम करें जिससे आपका ये जो रिस्क है ये कम से कम होता जाएगा। अब उनमें सबसे पहला काम जो है वो स्ट्रेस को कम करना है। आपने हर सूरत अपनी ज़िंदगी में जितना भी आज ये वीडियो आपने देखी, आपको पता चला कि पहली चीज़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो स्ट्रेस है। तो जितना भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है उसको 50% ज़रूर कम करें। आप कम कर सकते हैं क्योंकि उसके 101 तरीके हैं कि आप कम करने के। चाहे तो आप बाज़ लोग होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, इबादत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, या जो मसला आपको तंग कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, उसको हल कर लें। तो 50% स्ट्रेस ज़रूर कम करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई छोटा मोटा क्लॉट उनकी खून की नालियों में बना हुआ होता है और अचानक जो उनके ऊपर स्ट्रेस आता है वो उस क्लॉट को रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से दिल का फौरी अटैक होने का डर होता है। तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपने जो स्ट्रेस है अपनी ज़िंदगी में उसको कम अज़ कम 50% ज़रूर कम करें। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है उसको हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं। कोलेस्ट्रोल से आप सब लोग वाकिफ़ हैं जो इस चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं। कोलेस्ट्रोल जो है अगरचे उसका नॉर्मल जो लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये बढ़ा हुआ है। लेकिन आपने अपने दिल के अटैक से बचने के लिए, अपने क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए, अगर आपको पहले ही दिल का अटैक हो चुका है तो दूसरे अटैक से बचने के लिए कोलेस्ट्रोल को 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम करना है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, चाहे मुख्तलिफ़ तरीके हैं, दवाइयों की मदद से भी, एक्सरसाइज के भी मदद से भी, अपनी डाइट कंट्रोल की मदद से भी आप अपने कोलेस्ट्रोल को 130 मिलीग्राम से नीचे लेके आएंगे। ये दूसरा काम करना है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल। कल ही मैंने अपने मेन चैनल पे भी एक वीडियो बनाई है इस बारे में कि जो ट्राइग्लिसराइड को आप कैसे दवाइयों के बगैर भी कम कर सकते हैं। वैसे तो ट्राइग्लिसराइड जब 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बड़ा हो तो उस सूरत में हम कहते हैं ये ज़्यादा है, लेकिन दिल के मामलात को ठीक करने के लिए आपको अपना ट्राइग्लिसराइड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखना है। चाहे तो वो एक्सरसाइज से आप करें, डाइट कंट्रोल से करें, जिस भी तरीके से आपने करना है, दवाई से करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तीसरे नंबर पर ये वो चीज़ है जिसको आप कम करेंगे तो दिल के खून की नालियों को आप साफ रख पाएंगे। तो तीसरे नंबर पे क्या था?
ट्राइग्लिसराइड। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ घूमते हैं, लोगों को फ़ख्र से बताते हैं कि मेरा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो मुझे तो कोई अलामात नहीं होती, तो ये वैसे बातें बनी हुई हैं। तो आपने अपना ब्लड प्रेशर 120 ऊपर वाला और नीचे वाला 80, जिसको सिस्टोलिक ऊपर वाले को कहते हैं और डायस्टोलिक नीचे वाले को, तो 120/80 रखें और इसको ज़्यादा ऊपर ना जाने दें, क्योंकि ये भी वो रिस्क फैक्टर है। गुज़िश्ता दिनों ही मेरे एक दोस्त हैं जिनका अक्सर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता था, तो वो 1-2 साल के लिए आउट ऑफ साइट हुए, वो कराची गए कुछ काम से, वहाँ पे रहते थे। जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि उनको इस दौरान दिल का अटैक भी हो चुका है, उनको स्टेंट भी डल चुका है, एंजियोप्लास्टी उनकी हो चुकी है। सिर्फ उनका एक रिस्क फैक्टर था कि वो ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते थे और अक्सर उनका ब्लड प्रेशर 160-170 ऊपर वाला रहता था। तो चौथी चीज़ क्या है कि अपना ब्लड प्रेशर आपने नॉर्मल रखना है, जो कि नॉर्मल क्या होता है 120/80। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है शुगर। देखें, बहुत बातें हो चुकी हैं इसके ऊपर, बड़ी ज़्यादा हम बहस करते रहते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है खून की नालियों में क्लॉटिंग का, और ख़ास तौर पे दिल की जो नालियाँ हैं उनके अंदर क्लॉट बनने का, एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो आपने अपनी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर रखना है, क्योंकि जो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का कंट्रोल ज़रा मुख्तलिफ होता है कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखें, और इसी तरह से जो आपकी रैंडम ब्लड शुगर है, जिसको नॉर्मली तो हम 180 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कहते हैं, इससे नीचे रखें। लेकिन जब हार्ट के मामलात को आपने सख्ती से कंट्रोल करना है तो रैंडम जो शुगर है वो आपकी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखेंगे तो मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। तो ये है 5वें नंबर पे। अगर हम 6ठे नंबर की बात करें तो जो मैंने दोस्त का जिक्र किया था कि उनको एक रिस्क फैक्टर था कि हाई ब्लड प्रेशर का, लेकिन साथ साथ एक और मसला था कि वो सिगरेट नहीं छोड़ते थे। बड़ा उनसे मिन्नत समाजत भी की और आखिरकार उनको फिर हार्ट अटैक हो गया। सिगरेट नहीं पीनी। अगर आपको अपना दिल की सेहत अजीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल का अटैक जो पहले हुआ है वो दोबारा ना हो जाए, आपकी खून की नालियाँ दोबारा ना बंद हो जाए, आपका स्टेंट दोबारा बंद ना हो जाए, या अगर आप जो है सीटी एंजियोग्राम करवा चुके हैं और आपको पता चला है कि क्लॉटिंग है 50% है, 60% है, और आप चाहते हैं उसको रिवर्स करें, तो सिगरेट को आपने हाथ नहीं लगाना और सिगरेट को किसी एक दिन फैसला करके छोड़ दें आप। नो स्मोकिंग एट ऑल। तो स्मोकिंग जो है वो जहर है आपके दिल की सेहत के लिए, तो सिगरेट नहीं पीना, ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके बाद अगर हम 7वें नंबर पे बात करें तो इस पर भी मैं अक्सर वीडियोज़ बनाता हूँ अपने मेन चैनल पर, वो है ओबेसिटी या मोटापा। मोटापा जो होता है दोस्तों वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप कभी देखें अपने इर्द गिर्द के जो फैमिलीज़ हैं कि जिन फैमिलीज़ में ज़्यादा मोटे लोग हैं तो वो अक्सर आपको ये बताएंगे कि हार्ट अटैक होते हैं हमारी फैमिली में। तो कोशिश करें कि अपना जो वेट है उसको नॉर्मल में रखें। नॉर्मल कैसे पता चलेगा? एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपने अपना वज़न लिया किलोग्राम में, फिर अपनी हाइट ली मीटर में, उसको 2 से ज़रब दी और वज़न को तकसीम कर दिया इस हाइट के ऊपर, तो आपका ये जो BMI है ये 18.5 से लेके ये 24.9 के दरमियान है, तो आप नॉर्मल वज़न है। अगर आपका 25 से लेके 29.9 के दरमियान है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 30 से ज़्यादा BMI है तो फिर आप ओबीस हैं। तो आपने ये कितना रखना है कि आपने 25 से नीचे रखें, 18.5 के दरमियान और इसके 25 के दरमियान रखेंगे तो आपका नॉर्मल वेट है। तो 7वें नंबर पे जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, वो क्या है या जिसको आपने कम करना है, वो ओबेसिटी है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पे है कि आपने वॉक करनी है डेली। आप रोज़ाना वॉक करें। आप देखें पुराने लोगों को क्यों नहीं दिल के अटैक होते थे? क्योंकि ना उस वक्त कोई चिंचियाँ थी, ना मोटरसाइकिल थे, ना साइकिल भी शायद कम लोगों के पास थी, तो लोग चलते थे, लोग पैदल चलते थे। इंसानों को कहा जाता है कि ये बाई पैडल हैं, कि ये 2 कदमों पे चलने वाली, 2 टांगों पे चलने वाली एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। लेकिन अब क्या है, अब हम वॉक नहीं करते। अब हमें कहीं पे भी जाना हो तो हम गाड़ी पे जाते हैं। अब हमें कोई भी छोटा सा काम हो तो हमारी कोशिश होती है कि हमें चलना ना पड़े। तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आप स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से फिर आप ओबीस हो जाते हैं और भी बड़ी चीज़ें। तो वॉक जो है रोज़ाना कम से कम 30 से 35 मिनट की ज़रूर करें, और हफ्ते में 5 दिन तो मस्ट है आपके लिए कि आपने डेली वॉक करनी है। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है कि जिसका आपने ख्याल ज़रूर रखना है। उसके बाद 9वें नंबर पे है कि आप कोशिश करें कि ऑयल में बनी हुई चीज़ें कम से कम लें। अगरचे इसके ऊपर भी मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उस पर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ कि अच्छे ऑयल्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ऑयल्स हैं, क्योंकि देखिए एक होते हैं सीड, एक होता है ऑयल। जिस तरीके से ऑयल को बनाया जाता है तो उस तरीके से बनने की वजह से उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान देते हैं आपको। इसी तरह से फिर जो ऑयल्स हैं अक्सरियत कुछ के अलावा वो आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाते हैं, वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, वो आपका LDL बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो ऑयल है वो कम से कम आपके खानों में अगर इस्तेमाल
इस्तेमाल होगा तो उसकी वजह से भी बहुत आपके दिल की सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। उसके बाद जो आता है 10वें नंबर पे कि आपकी खुराक में फाइबर ज़्यादा हो। अब ये भी बड़ी अहम बात है। हम दो लोगों की बात कर लेते हैं, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। जो ए पर्सन है वो फास्ट फूड खाता है, वो प्रोसेस फूड खाता है, वो मार्केट से जाके समोसे, पकोड़े, बर्गर, पिज़्ज़ा ये चीज़ें खाता है। और जो बी पर्सन है वो सब्ज़ी भी खाता है, वो फल भी खाता है, वो सैलड भी खाता है, यानी चाहे वो बाकी चीज़ें खाता हो लेकिन वो फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर खाता है। तो फाइबर आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें क्या होगा क्या। अब बी पर्सन जो फाइबर वाली चीज़ें खाता है तो वो फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा तेज़ी से, वो शुगर को नहीं बढ़ने देगा, वो इसी तरह से बहुत सारे मसलन कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, स्ट्रेस को कम कर देगा। तो फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ भी आपने कम करनी है कि फ़ाइबर के बगैर वाली खुराक को कम करना है और फाइबर वाली खुराक को बढ़ाना है, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है 11वें नंबर पे कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपने अपनी खुराक में या आप विटामिन की शक्ल में लें या जैसे भी, मसलन विटामिन ए गाजर में भी है और आप विटामिन ए के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसी तरह से विटामिन सी जो है वो फलों में भी है, संतरा वगैरह है या जितने भी ये लीमू वगैरह है इनके अंदर विटामिन सी है या उसकी गोली भी मिलती है। विटामिन ई इसी तरह बहुत सारे फलों में होता है या फिर आपको वो टैबलेट मिलती हैं। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर ये आपके अंदर ज़्यादा हैं तो ये फ्री रेडिकल को पकड़ेगा, मारेगा, उसको आपकी खून की नालियों में, ख़ासतौर पर दिल की खून की नालियों में सोजिश नहीं करने देगा, इन्फ्लेमेशन नहीं करने देगा। तो उससे आपके दिल की सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी, या अगर ख़राब थी तो बेहतरी की तरफ वो चलना शुरू हो जाएगी। और सबसे आखिरी नंबर पे अगर हम बात करें, 12वें नंबर पे बात करें तो फिर HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहले हमने क्या बात की थी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बुरी चीज़ें, लेकिन HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये पकड़ पकड़ के खून की नालियों से जो आपके कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट, उसको उठा के लीवर की तरफ लेके जाता है ताकि उसको वो इस्तेमाल में लाए। तो HDL को बढ़ाने का तरीका क्या है, कोशिश करें एक्सरसाइज करें, कोशिश करें कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, कोशिश करें मोटापा को कम करें। जब ये आप काम करेंगे तो आपका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। HDL आपका बड़ा हो, LDL और दूसरा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम हो, आपको मोटापा ना हो, सिगरेट आप पीते ना हो, फिज़िकली आप वॉक करते हो, तो ये चीज़ें हैं, ये वो 12 चीज़ें हैं जिनकी मदद से अगर पहले दिल का अटैक हो चुका है तो उसके बाद मज़ीद आप दिल के अटैक से बच सकते हैं, अपना स्टेंट बचा सकते हैं, अपनी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बाद जो आपका या फिर बाईपास हुआ है तो उसकी नई जो खून की नालियां डाली गई उनको बचा सकते हैं। ये पाइप ही है ना, इनको आपने बंद होने से बचाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल के अटैक ना हो, क्योंकि जहन में रखें दिल का अटैक बहुत सारे लोगों की जान जाने की वजह है। दिल का अटैक आपको मौका नहीं देता कि आप बाज़ लोगों को के हॉस्पिटल तक भी पहुँचें। तो बजाय इसके कि ये इतने बड़े बड़े प्रोसीजर से गुजरें, डॉक्टरों की जेबों को आप भरें, तो बेहतर है लाइफस्टाइल में ये 12 तब्दीलियाँ लाएं और अपना पैसा भी बचाएं और अपनी सेहत भी बचाएं, ताकि आपके बच्चे जो अभी शायद जवान ना हो उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी फैमिली को आपको की ज़रूरत है, आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है। और अगर आप समझते हैं कि दुनिया आपके लिए नहीं बनी तो ये 12 चीज़ों को रिवर्स करें तो आप देखेंगे कि फिर आपके लिए क्या होता है। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपके किसी दोस्त को, आपके किसी रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ नीचे सब शेयर का ऑप्शन, उसको क्लिक करें, एक आप ऊपर खुलेगा कॉपी लिंक, उसको कॉपी करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको ज़रूर फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और अपनी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।